सोमवार को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ETD) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई, जो उन्होंने कथित तौर पर पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए थे, जिसके कारण उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी। 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने हसीना के 2 सलाहकारों को भी इन्हीं आरोपों में दोषी पाया। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून। न्यायाधिकरण ने अल मामून को भी दोषी पाया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को न्याय में बाधा डालने, लोगों को प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए कहने और लोगों को दंडित करने के लिए, निर्धारित मौतों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करने के 3 मामलों में दोषी पाया गया। जज गोलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने ढाका की खचाखच भरी अदालत में पढ़ा, हमने उसे केवल एक ही सजा देने का फैसला किया है, जो कि मौत है। लेकिन न्यायाधिकरण ने अल मामून को मौत की सजा नहीं दी, क्योंकि वह सरकारी गवाह बन गया था। ETBD के शीर्ष न्यायाधीश ने कहा कि हसीना ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा था। दक्षिण ढाका नगर निगम के मेयर के साथ उनकी बातचीत में यह बात सामने आई। फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि CD और रिकॉर्डिंग असली थी। पैनल ने यह भी नोट किया कि हसीना ने पुलिस को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने को कहा था और ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति से उनकी बातचीत के सबूत भी मौजूद थे। जज ने कहा कि हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों को रजाकार कहकर छात्र आंदोलन को ठेस पहुंचाई है और उनकी टिप्पणियों से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। उन्होंने आगे बताया कि हसीना ने 14 जुलाई 2024 की अगली रात विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की और कहा, मैंने रजाकारों को फांसी दे दी है और उन्हें प्रदर्शनकारियों को भी फांसी दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई का आदेश दे रहा हूं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पूर्व गृह मंत्री हसीना और पूर्व पुलिस प्रमुख ने मिलकर प्रदर्शनकारियों को मारने और चुप कराने का काम किया। पैनल ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि हसीना ने नफरत भरे भाषण दिए और शकील नाम के एक सहयोगी को फोन पर उन 226 लोगों को मारने के लिए कहा, जो उनके खिलाफ आरोपों से जुड़े थे। हसीना और खान पर 2024 के जुलाई और अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या के लिए मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाया जा रहा है। फरवरी के एक अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया था कि हिंसा में लगभग 400 लोग मारे गए होंगे। अंतरिम सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि 800 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 14 शून्य घायल हुए। दोनों पर बिना अदालत में मौजूद हुए ही मुकदमा चलाया जा रहा है। न्यायाधिकरण ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हसीना की पार्टी द्वारा लॉकडाउन के आह्वान के बाद देश भर में देसी बम विस्फोटों और आगजनी की खबरों के कारण कक्षाएं और परिवहन रद्द कर दिए गए थे। पिछली सत्तारूढ़ पार्टी ने न्यायाधिकरण की बैठक से ठीक पहले सोमवार सुबह फिर से बंद का आह्वान किया। हसीना ने अपने समर्थकों को एक ऑडियो संदेश भेजकर कहा कि वे नतीजे को लेकर घबराएं नहीं। 1981 में जब उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तब से हसीना पर कम से कम 19 बार जानलेवा हमले हुए हैं। स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार रविवार को ढाका में कई देसी विस्फोटकों के विस्फोट हुए, जिनमें एक उनके एक सलाहकार के आवास के सामने हुआ, जो कैबिनेट मंत्री जैसे हैं। इस बीच ढाका के पुलिस प्रमुख शेख मोहम्मद सजाद अली ने कहा कि जो कोई भी कारों में आग लगाने या देसी बम फेंकने की कोशिश करेगा, उसे देखते ही गोली मार दी जानी चाहिए। यह आदेश पिछले सप्ताह देश भर में लगभग 50 आगजनी हमलों, जिनमें से अधिकांश कारों पर हुए थे, और दर्जनों देसी बम विस्फोटों की खबरों के बाद आया है। स्थानीय समाचार सूत्रों ने बताया कि आगजनी के हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। भारत में छिपी हुई हसीना ने एक बयान में कहा कि उनके खिलाफ फैसला एक भ्रष्ट न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है,
जिसका गठन और संचालन एक ऐसी सरकार द्वारा किया गया है जो निर्वाचित नहीं है और जिसके पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा वे पक्षपाती हैं और उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। हसीना ने बयान में आगे कहा, मेरे खिलाफ दोषी ठहराए जाने का फैसला पहले से तय था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अपने देश के बाहर एक नए मुकदमे के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने अभियुक्तों का सामना एक निष्पक्ष अदालत में करने से नहीं डरती, जहां सबूतों का मूल्यांकन और परीक्षण किया जा सके। मैंने अंतरिम सरकार से बार बार कहा है कि वह इन आरोपों को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इक में ले जाए। पिछले साल 5 अगस्त को हसीना को देश से निकाल दिया गया और वे भारत भाग गईं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। उनके पद से हटने के 3 दिन बाद सरकार उनकी मदद के लिए आगे आई। यूनुस ने हसीना को दंडित करने और उनकी अवामी लीग पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगाने का वादा किया। हसीना और उनकी पार्टी ने विशेष न्यायाधिकरण को कंगारू अदालत करार दिया है और कहा है कि राज्य को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नहीं रखना चाहिए था। यूनुस ने आगे कहा कि उनका अस्थायी प्रशासन अगले चुनाव फरवरी में आयोजित करेगा और हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। यूनुस के शासन में बांग्लादेश की राजनीति एक दौराहे पर खड़ी है, जहां स्थिरता की संभावनाएं बहुत कम हैं।